नमस्कार दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूँ सुरेश कुमार आप सबके सामने लेके हिंदी व्याकरण को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन होने जा रहा है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो टीजीटी आर्ट्स का कमीशन होता है उसमें 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के होते हैं। अब तो हिमाचल प्रदेश में 2 पेपर होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन एग्ज़ाम होता है। तो जो कॉमन एग्ज़ाम होता है उसमें भी 20 नंबर की हिंदी आती है, और जो कॉमन पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो चाहे दूसरे पेपर में आप जितने मर्जी नंबर ले लें, आप उसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इस प्रकार हिंदी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हम हिंदी की सबसे बेसिक चीज़ और एक एक चीज़ पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे। सबसे बेसिक चीज़ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आती है वर्णमाला। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो प्रश्न ये भी हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। फिर है वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक तो व्यवस्थित और दूसरा है क्रमबद्ध। तो वर्णमाला को समझने के लिए उसे व्यवस्थित या क्रमबद्ध करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वर्णमाला को पढ़ते हैं, अ के बाद अ आता है, क के बाद ख आता है, तो इसी तरह उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। जैसे क के बाद ख, ग, घ, ङ। हम क के बाद अगर च पढ़ेंगे, च के बाद अगर झ पढ़ेंगे, तो वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होगा, वो व्यवस्थित नहीं होगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, 52 मानी गई है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, अर्थात ऐसे वर्ण जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के प्रकार, अब स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो मूल स्वर होता है जिसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, और प्लुत स्वर होता है। तो मूल स्वर जो ह्रस्व स्वर या इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है, इसमें एक मात्रा लगती है, जैसे अ, ई, उ और री। उसके बाद है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं लगती हैं। दीर्घ स्वर जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे जिसको बोलने में, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ हो गया। उसके बाद है पुलित स्वर। पुलित स्वर में जिसमें तिगुना समय लगे, जिसके उच्चारण में 3 गुना ज़्यादा समय लगे, उन्हें पुलित स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, राम इत्यादि। तो उसके बाद है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे मूल स्वर व ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। जिन स्वरों का उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। अब स्वरों की संख्या 11 होती है। व अयोगवा स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ। ये 11 स्वर होते हैं, ये मानक स्वर होते हैं। और अंग और अ को अयोगवा स्वर कहा जाता है। अयोगवा स्वर का मतलब होता है जो अन्य किसी भाषा से आए हुए होते हैं। अन्य किसी भाषा मतलब संस्कृत के ये शब्द हैं अंग और अ, और ये संस्कृत से आगे और हिंदी ने इन्हें अपने पास रख लिया। तो कुल स्वरों की संख्या 13 हो गई, लेकिन जो मानक स्वर हैं वो 11 हो गए। अंग को अनुस्वार और अ जो है उसको विसर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद है स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, एक एक चीज़ को हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और ध्यान दें यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री 4 होते हैं। फिर है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ 7 होते हैं। सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर क्या होते हैं? जो एक ही जाति के एक जैसे होते हैं। जैसे अ और अ को मिला के आ बन गया, ये सजातीय स्वर है। ई और ई को मिला के बड़ा ई बन गया। वैसे ही उ और उ को मिला के बड़ा उ हो गया। ये सजातीय स्वर होती हैं। अब विजातीय स्वर क्या होते हैं? विजातीय स्वर क्या, जैसे मतलब आ गया तो आ के बाद ई आ गया, तो ये विजातीय स्वर है। आ के बाद अ आता तो सजातीय स्वर होता, लेकिन अ के बाद ई आ गया तो ये विजातीय स्वर है। और जब अ के बाद ई आता है तो ए बनता है। आ के बाद ए आ जाए तो बड़ा ए हो जाता है। आ के बाद उ आए तो ओ होता है। आ के बाद ओ आ जाए तो औ हो जाता है, यानी कि बड़ा ओ
हो जाता है। फिर दोस्तों कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। अब संयुक्त क्या होता है? संयुक्त ऐसे वर्ण होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलके बने होते हैं। तो जैसे ए है, तो ए जो है वो अ प्लस ई दो वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। अ प्लस ए आए तो बड़ा ए हो गया, अ प्लस ऊ आ जाए तो ओ हो गया, आ प्लस ओ आ जाए तो ओ हो गया। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे संयुक्त स्वर थे। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो दोस्तों स्वरों का भी उच्चारण स्थान, आपने व्यंजन का उच्चारण स्थान तो पढ़ा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हम काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूट ना जाए। तो स्वरों का उच्चारण स्थान, अब कंठ स्वर जो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं वो अ और आ। तालव्य स्वर जो तालु से बोले जाते हैं ई और बड़ा ई। ओष्ठ स्वर उ ऊ। मूर्धन्य स्वर री। कंठ तालव्य, अब कंठ और तालु की सहायता से जो स्वर बोले जाते हैं वो हैं ए और बड़ा ए। और कंठ ओष्ठ स्वर जो होते हैं, मतलब कंठ और ओष्ठ की सहायता, होंठों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो हैं ओ और औ। उसके बाद आता है जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों जीभ के आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। कुछ स्वर जो हैं वो अग्र स्वर होते हैं, मतलब जीभ के आगे वाले हिस्से से पढ़े जाते हैं, उनको प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ बीच से किया जाता है और कुछ पीछे से किया जाता है। तो इसमें अग्र स्वर में आते हैं ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। मध्य स्वर अ। जब हम अ पढ़ते हैं तो हमारी जीभ जो है वो पीछे चली जाती है, तो मध्य स्वर है। पार्श्व स्वर आ। तो जब आ बोलते हैं तो जीभ काफ़ी पीछे चली जाती है, ऊ, ओ, औ। उसके बाद है व्यंजन। अब व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो इससे पहले हमने स्वरों की परिभाषा पढ़ी थी। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को पढ़ने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बाद है ये 6 प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इनको नाम स्पर्श क्यों दिया गया है वो आगे हम पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक 25 होते हैं। उसके बाद है उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जिसको अड़ा और ढ़ पढ़ा जाता है। ये ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, कभी नहीं आते, बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। उसके बाद है अनुनासिक या नासिक व्यंजन। अब प्रत्येक वर्ग का जो, अब वर्ग आप आगे समझेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब लाइन, जैसे क वाली लाइन है, च वाली लाइन है, तो छ ज वाली लाइन है। हर लाइन का जो 5वां वर्ण होता है, लास्ट वर्ण होता है, वो अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाता है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श श स ह। और संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्य श, ये भी 4 होते हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक 25 होते हैं। हर वर्ग यानी कि लाइन में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ ङ, तो ये 5 वर्ण हैं तथा हर वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर उन्हें नाम दिया गया है। तो देखो आपको समझ आ सके इसलिए ये सरल भाषा में यहाँ लिखा गया है कि हर वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, जैसे क वाली लाइन है उसका पहला अक्षर क है, च वाली लाइन है उसका पहला अक्षर च है, तो उसी के आधार पर उसे नाम दिया गया। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। अब क वर्ग में क्या आता है? क वर्ग में आता है क ख ग घ ङ। तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है। कहाँ से होता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है। उसके बाद आता है च वर्ग। अब च छ ज झ य, च छ ज झ य, तो इसका उच्चारण होता है तालु से, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है। क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। उसके बाद है ट वर्ग। ट ठ ड ढ ण, इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। मूर्धन्य, मूर्धा मतलब जीभ के पीछे का एक हिस्सा होता है। जब हम इनको पढ़ने जाते हैं तो हमारी जीभ जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। ट, आप कोशिश कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ट बोलने की कोशिश करें, लेकिन ट पूरा ना पढ़ें तो जीभ जो है हमारी मुड़ जाती है और अंदर से हमारी जो श्वास बाहर निकल रही होती है उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देती है, इसलिए इन्हें कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद है तवर्ग। तवर्ग त थ द ध न। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान
दंत माना गया है। प वर्ग प फ ब भ म। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दोनों ओंठ होते हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। प फ ब भ म। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा अल्प प्राण। अब देखो दोस्तों, अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था क ख ग घ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क ख ग घ अंग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब क, तीसरा मतलब ग और पांचवा मतलब अंग। वैसे ही हर लाइन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है। तो जैसे दूसरा वर्ण ख है, चौथा वर्ण घ है, दूसरा वर्ग जो है, दूसरी लाइन जो है, दूसरा वर्ण छ है और चौथा झ है। वैसे ही प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। उसके बाद है आघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आघोष कहलाता है। अब इतना तो समझ आ गया होगा आपको कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है। उसके बाद है सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन का भी अपना एक उच्चारण स्थान होता है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। तो य का उच्चारण स्थान तालु होता है, र का उच्चारण स्थान तालु भी होता है और मूर्धा भी होता है। क्योंकि जब हम र पढ़ने जाते हैं तो हमारे मुंह में एक वाइब्रेशन टाइप का होता है, र वाइब्रेट होता है। इसे तालु भी कहा जा सकता है, मूर्धा। इसे आप ऑप्शन के आधार पे चूज कर सकते हैं कि इसका क्या होगा। उसके बाद आता है ल। अब ल का उच्चारण बत्तर्स। अब बत्तर्स क्या होता है? जब हम ल पढ़ने जाते हैं तो हमारे जो ऊपर के जो दांत होते हैं, हमारी जीभ बिल्कुल उनकी जड़ों में जा कर के इसको स्पर्श करती है, तो उस स्थान को बत्तर्स कहते हैं। और जो र वर्ण होता है, र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है और ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व संघोष। अब अल्प प्राण के बारे में पढ़ा था, तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सारे अल्प प्राण में आते हैं और सघोष में आते हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। अब श का उच्चारण स्थान तालु होगा, श का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, स का दंत होगा, ह का कंठ होगा। अब ये जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं ये महाप्राण में आते हैं और अघोष में आते हैं, सिर्फ ह को छोड़ के। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, नोट ह घोष सघोष कहलाता है। तो ह जो है वो किसमें, इसमें अघोष में नहीं आता, वो घोष कहलाता है। बाकी के जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वो सारे के सारे अघोष में आते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं हमारे पास। क्ष, क प्लस श से मिलके बना है क्ष। उसके बाद है त्र, त प्लस र से मिलके बना है। उसके बाद है ज्ञ। वैसे तो हम इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, आपको भी सुन के अजीब लग रहा होगा कि मैं इसे ज्ञ क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो सही उच्चारण है इसका वो ज्ञ है। ज प्लस य से 2 वर्णों के मेल से मिलके ये बना है। उसके बाद है श्र, श प्लस र से मिलके बना है। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्णमाला। इसी प्रकार हम हिंदी व्याकरण के हर टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट मेरे को मिल सके और मैं इसी तरह आगे आप लोगों तक हिंदी व्याकरण से संबंधित नोट्स पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।